नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफ में आप सब लोगों का स्वागत है। आज फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो ऑपरेशन विजय 2.0 में फिर से आपका स्वागत है। एक पार्ट पहले से आ चुका है, आज इसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड क्वेश्चन पीएनबी, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सभी बैंकों के जो है हम रिकॉर्ड क्वेश्चन इसके अंदर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ऑन व्हाट वैल्यू इज ए लोन अगेंस्ट एन एलआईसी पॉलिसी सैंक्शन। एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट में जो लोन सैंक्शन किया जाता है वो किस वैल्यू के अगेंस्ट में सैंक्शन किया जाता है? ए सरेंडर वैल्यू, बी मेच्योरिटी वैल्यू, सी फेस वैल्यू, या फिर डी बोनस अमाउंट, या फिर ई सम अश्योर्ड। और इसका राइट आंसर है ए सरेंडर वैल्यू। एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट में जो लोन दिया जाता है वो उसकी सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट में दिया जाता है। बी सेकंड क्वेश्चन, हाइपोथिकेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी। किस सिक्योरिटी पे हाइपोथिकेशन जो है क्रिएट नहीं किया जा सकता? ए स्टॉक पे, बी मशीनरी, सी बुक डेट्स, या फिर डी शेयर, या फिर ई व्हीकल्स। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो एक जो सीरीज चल रही है हमारी क्लास सीरीज, उसका जो 11 पार्ट था उसके अंदर हमारी जो है सिक्योरिटीज पे जो क्लासेस जो है हमारी आ चुकी है। तो आप क्लास सीरीज को जरूर देखिएगा। उसमें प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज सभी पे जो है क्लासेस अवेलेबल है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। हाइपोथिकेशन किस पे क्रिएट नहीं किया जा सकता? डी शेयर पे। तो शेयर पे कौन सा जो है हमारा चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, अगर ये जानना है आपको तो खल्लास सीरीज जो है जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेसी एक्ट अप्लाई टू एनपीए विद आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ मोर देन व्हाट अमाउंट। यानी सरफेसी अमाउंट एक्ट कब एप्लीकेबल होगा? अगर हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट किससे ज्यादा हो तो सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल होगा, ये आपको बताना है। अगर आपने अभी तक सरफेसी एक्ट की वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप क्लास सीरीज में जाके सरफेसी एक्ट की वीडियो जरूर देखें। ए 50,000, बी 1 लाख, सी 5 लाख, डी 10 लाख, या फिर ई 20 लाख। इसका राइट आंसर है मोर देन 1 लाख। अगर आपका आउटस्टैंडिंग है तभी सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल है, अदरवाइज सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल टूल फॉर रिकवरी ऑफ एनपीए अकाउंट। कौन सा एक लीगल टूल नहीं है एनपीए अकाउंट में रिकवरी के लिए? ए सरफेसी एक्ट, बी डीआरटी, सी लोक अदालत, या डी सीआईआरपी अंडर आईपीसी, या ई ओटीएस। इनमें से कौन सा हमारा रिकवरी टूल नहीं है, लीगल टूल फॉर रिकवरी नहीं है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर है ई ओटीएस। जैसा कि एक्सप्लेन किया हुआ है, सरफेसी एक्ट, डीआरटी, लोक अदालत, सीआईआरपी अंडर आईपीसी, ये लीगल मैकेनिज्म है जो रिकवरी ऑफ एनपी लोन के लिए। लेकिन ओटीएस जो है वो लीगल रिकवरी टूल नहीं है। ये जो है नेगोशिएटेड कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होता है बैंक और कस्टमर के बीच में। ये हमारा क्या होता है? नेगोशिएटेड कॉम्प्रोमाइज होता है, इसलिए इसको रिकवरी टूल, लीगल रिकवरी टूल नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the which type of loan is not subject to NPA norm provided an adequate margin is maintained। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं है? अगर एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है तो एनपीए रूल उस पर लागू नहीं होते। किस टाइप के लोन पे? ए टर्म लोन पे, या बी सीसीओडी पे, या सी गोल्ड लोन पे, या डी लोन अकाउंट, लोन अगेंस्ट एफडी, या फिर ई लोन अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी कौन से लोन पे अगर मार्जिन, एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है तो एनपीए रूल लागू नहीं होंगे, एनपीए नॉर्म्स लागू नहीं होंगे। इसका राइट आंसर है लोन अगेंस्ट एफडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर ए सिग्नेचर ऑन बैक ऑफ ए चेक टू ट्रांसफर इट्स ओनरशिप। उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए
कौन सी टर्म यूज की जाती है जो हम चेक के पीछे साइन कर देते हैं, वो कौन सी टर्म होती है जिससे ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है? ए क्रॉसिंग, बी इंडोर्समेंट, या सी एक्सेप्टेंस, डी असाइनमेंट, या ई मैंडेट। इसका राइट आंसर है बी, इंडोर्स करके हम जो है ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारा एनआई एक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आरंभ 2.0 जो हमारा बैच चल रहा है उसके अंदर डिटेल वीडियो एनआई एक्ट की आई हुई है, तो उसको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन क्रॉस ए चेक? चेक को कौन क्रॉस कर सकता है? ये भी हमारा एनआई एक्ट के अंदर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। अगर किसी ने हमारी वो वीडियो देखी है तो इस क्वेश्चन का संभवतः वो बिल्कुल सही आंसर करेंगे। हु कैन क्रॉस ए चेक? चेक को कौन क्रॉस कर सकता है? ए ड्रायर, बी ड्रॉई, सी पेई, या फिर डी ड्रॉअर, होल्डर और बैंकर, या फिर ई इंडोर्सर ओनली। कौन इसको एक क्रॉस, चेक को जो है कौन क्रॉस कर सकता है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर है डी, ड्रॉअर भी कर सकता है, होल्डर भी कर सकता है, बैंकर भी इसको जो है क्रॉस कर सकता है। ये कौन कौन सी क्रॉसिंग होती है इसके अंदर? जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, ये सभी मैंने आपको जो है क्लास में पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द implication ऑफ अकाउंट पे क्रॉसिंग ऑन ए चेक? अकाउंट पे क्रॉसिंग अगर लिख दी है तो उसकी क्या implication है, क्या हो सकता है उसके अंदर? ए कैन बी इन कैश एट एनी ब्रांच, कहीं पे भी इन कैश किया जा सकता है। बी पेमेंट ओनली थ्रू क्लियरिंग, या फिर सी पेबल ओनली टू द पे अकाउंट, या डी पेबल इन कैश टू बियरर, या ई काउंट बी डिपॉजिटेड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी मैंने आपको क्लास के दौरान पढ़ाया था और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सी, ये सिर्फ जो है पे के अकाउंट में ही पेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्रोमिसरी नोट डज नॉट स्पेसिफाई ए टाइम फॉर पेमेंट व्हेन इट इज पेबल, अगर उस पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है तो उसे कब पे किया जाएगा? ए ऑन डिमांड, बी आफ्टर 30 डेज, या सी आफ्टर 90 डेज, या डी आफ्टर 6 मंथ, या फिर ई ऑन प्रेजेंटेशन। और इसका राइट आंसर है ऑन डिमांड। अगर प्रोमिसरी नोट पे कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है तो उसे ऑन डिमांड पे किया जाएगा। नेक्स्ट, अप टू व्हाट अमाउंट कैन ए डीडी बी इश्यूड अगेंस्ट कैश? एक डीडी को कैश में कितने अमाउंट तक जो है इश्यू किया जा सकता है? ये भी जो है काफी बार पूछा गया है, पिछले साल तो पूछा ही गया है। ये जो है ये सभी जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ये लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग बैंकों के अंदर पूछा गया है और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी रहता है। What up to what amount can a DD be issued against कैश? कैश के अगेंस्ट में कितने का डीडी इश्यू किया जा सकता है? ए 10,000, बी 25,000, या फिर सी 30,000, या डी 35,000, या 50,000। और इसका राइट आंसर है 50,000। 50,000 तक जो है कैश के अगेंस्ट डीडी इश्यू किया जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा दोस्तों, हम बहुत ही जल्द जो है एग्जाम बिफोर एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल का, जिसके अंदर आप जो है एग्जाम से पहले जो है सेम उसी पैटर्न पे उतने ही टाइम के अंदर एक एग्जाम दे पाएंगे। उसका रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द स्टार्ट होंगे, मैं 1-2 दिन में इसको अनाउंस करने वाला हूँ, तो आप जल्दी से इस पर रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा ताकि आप भी एग्जाम से पहले ये जान पाए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और इसके साथ साथ आपको पता ही है कि हमने जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एनआई एक्ट, एनपीए, केवाईसी और सिक्योरिटी एंड चार्जेस, करंट अकाउंट रूल्स, बहुत सारी वीडियोज है अभी तक अपलोड कर दी है और हर रोज कोई ना कोई एक नई वीडियो आपके लिए आ जाती है। इसलिए आप उन वीडियो को जरूर देखें और अपने प्रमोशन की तैयारी जो है वो और ज़्यादा ज़बरदस्त करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the duration of mandatory leave for staff working in sensitive areas? जो स्टाफ सेंसिटिव एरिया के अंदर काम कर रहा है
उसको जो है मैंडेटरी लीव मिलती है, तो आपको बताना है, उसकी ड्यूरेशन बतानी है। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछा गया था। ए 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 7 कॉन्जिक्यूटिव डेज या 10 कॉन्जिक्यूटिव डेज, या फिर डी 12 कॉन्जिक्यूटिव डेज या 15 कॉन्जिक्यूटिव डेज, और इसका राइट आंसर है 10 कॉन्जिक्यूटिव डेज। 10 दिन की छुट्टी जो है मिलती है, मैंडेटरी लीव मिलती है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्लीकेशन फीस फॉर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट? व्हाट इज द एप्लीकेशन फीस क्या है अगर आरटीआई आपको लगानी है तो उसकी फीस क्या है? ए 5 रुपीज, बी 10 रुपीज, या सी 20 रुपीज, या डी 50 रुपीज, या ई 100 रुपीज। तो इसका राइट आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बी 10 रुपीज। देखिए, हमें सबको इसका आंसर पता होता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम के अंदर हम बैठते हैं तो वहाँ पे जो है जब क्वेश्चन ऑप्शन हमारे सामने होते हैं तो वहाँ पे जो है कंफ्यूजन हो जाती है। इसीलिए हमने जो है एग्जाम बिफोर एग्जाम कंडक्ट कराने का सोचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इनकम टैक्स रूल 269T, कैश पेमेंट ऑफ ए मेच्योर फिक्स्ड डिपॉजिट इज प्रोहिबिटेड फॉर अमाउंट ऑफ। एक जो मेच्योर एफडी है उसका कैश में पेमेंट कितने तक लिया जा सकता है, ये आपको बताना है। ए 5,000 एंड अबो, 10,000 एंड अबो, 15,000 एंड अबो, या 20,000 एंड अबो, या 25,000 एंड अबो। प्रोहिबिटेड है मतलब कितने से ऊपर की अगर मेच्योर हुई है एफडी तो उसका पेमेंट कैश में नहीं ले सकते, ये आपको बताना है। प्रोहिबिटेड है, और इसका राइट आंसर है डी 20,000 एंड अबो। देखिए, पहले हमने डीडी कितने में कैश का डीडी कौन से अमाउंट तक बनाया जा सकता है, वो क्वेश्चन भी बहुत बार बार आता है, और ये अकाउंट क्वेश्चन भी कई बार जो है रिपीट हुआ है। कैश पेमेंट जो है मेच्योर एफडी की प्रोहिबिटेड है अगर उसका अमाउंट 20,000 एंड अबव है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ए लॉकर हेल्ड बाय ए मीडियम रिस्क कस्टमर कैन बी ब्रोकन ओपन इफ नॉट ऑपरेटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कितने साल तक मीडियम रिस्क कस्टमर है और उसका अकाउंट जो है अगर ऑपरेट नहीं किया गया कितने साल, तो आपको जो है ब्रेक ओपन करना पड़ेगा उसको, ये आपको बताना है। 1 ईयर, बी 3 ईयर, सी 5 ईयर, डी 7 ईयर, या ई 10 ईयर। और इसका राइट आंसर इज 5 ईयर। ये मीडियम कस्टमर के लिए 5 ईयर है। अगर इसको और ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप लोकल वाली वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट, ए जॉइंट अकाउंट टू बी ऑपरेटेड बाय वन पर्सन ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम एंड देन द सर्वाइवर इज नोन एज। तो आपको बताना है एक अकाउंट कौन सा होता है जिसके अंदर जॉइंट अकाउंट ऑपरेटेड अकाउंट होता है, एक पर्सन जो है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम यूज करता है और फिर जो है सर्वाइवर यूज करता है, तो उस अकाउंट वो कौन सा? ए जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट है, या फिर आइदर और सर्वाइवर है, या फॉर्मर और सर्वाइवर है, या लेटर और सर्वाइवर है, या फिर ई एनीवन और सर्वाइवर। इसका राइट आंसर है फॉर्मर और सर्वाइवर, यानी इसमें पहला आदमी जो है यूज करता है और फिर दूसरा सर्वाइवर यूज करता है उसके पहले के एक्सपायर होने के बाद। विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट ए सीपी ग्राम कंप्लेन बी रिजॉल्व। सीपी ग्राम की कंप्लेन कितने दिन में रिजॉल्व हो जानी चाहिए? ए 7 डेज, बी 15 डेज, सी 30 डेज, या डी 45 डेज, या 60 डेज। सीपी ग्राम की कंप्लेन कितने दिन में रिजॉल्व हो जानी चाहिए, और इसका राइट आंसर सी 30 डेज के अंदर रिजॉल्व हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड। प्राइवेट कंपनियां कहाँ रजिस्टर होती हैं, ये आपको बताना है। ए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, बी सेबी के पास, सी आरबीआई के पास, या डी डीआईसीसी के पास, या ई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। तो इसका राइट आंसर है ए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, आरओसी के पास जो है प्राइवेट कंपनियां रजिस्टर होती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच डॉक्यूमेंट इज नॉट एन ओवीडी। ये हमने केवाईसी के अंदर पढ़ाया था आप लोगों को कि 6 जो है ओवीडी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उसके लिए आप वीडियो जरूर देखिएगा। अभी आपको बताना है
देखिए यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओवीडी मतलब ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जो होते हैं, या तो आपको ऑप्शन ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा ओवीडी है, या आपसे ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा ओवीडी नहीं है। या फिर इस पे एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर ओवीडी में आपका एड्रेस अपडेटेड नहीं है तो उसकी जगह कौन सा डॉक्यूमेंट लिया जा सकता है। जैसे कि आपको हिंट देता हूं मैं, यूटिलिटी बिल ले सकते हैं, कितने महीने पुराना ले सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी। तो यहाँ पे आपको बताना है विच डॉक्यूमेंट इज नॉट एन ओवीडी। ए आधार कार्ड, बी पासपोर्ट, सी वोटर कार्ड, या फिर डी राशन कार्ड, या फिर ई डीएल ड्राइविंग लाइसेंस। और इसका राइट आंसर है डी राशन कार्ड। आधार कार्ड, पासपोर्ट, डीएल ये सभी जो है ओवीडी माने जाते हैं, बट राशन कार्ड यहाँ पे ओवीडी नहीं है, ओवीडी की लिस्ट में राशन कार्ड नहीं है। 18. What is the ceiling for the direct purchase of automobile without a tender process? आपको बताना है सीलिंग क्या है डायरेक्ट परचेज ऑफ ऑटोमोबाइल विदाउट टेंडर प्रोसेस के बिना जो खरीदे जा सकते हैं। हालांकि ये हायर लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी पिछली बार पूछा गया था। ए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 15 लाख, डी 20 लाख, या ई 25 लाख। और इसका राइट आंसर है 10 लाख। देखिए दोस्तों, अभी तक हमारी जो इतनी सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। केवाईसी, एनआई एक्ट, एनपीए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जैसे आप देख पा रहे हैं ये सारी क्लासेस अपलोड हुई हैं। और इसके अलावा जो है हमारी बैंक प्रमोशन की बेहतरीन स्ट्रेटजी, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो इसको जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको पता लगेगा क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए, वो सभी जो है यहाँ से आपको पता लगेगा। उसके बाद हमारा गोल्ड माइन जिसको मैं बोलता हूँ, ऑपरेशन विजय 2.0, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पार्ट 1 आ चुका था, आज का पार्ट 2 है, और भी बहुत सारे पार्ट आएंगे अलग अलग बैंकों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। और न्यू नॉमिनेशन रूल जो है, नई नॉमिनेशन क्या रूल है आरबीआई के हिसाब से, आरबीआई की नई गाइडलाइन आई 2025 की, वो हमने डिस्कस किया। खलास सीरीज हमारी चल रही है, बहुत बेहतरीन सीरीज है, इसको आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है, तो आप इसको जरूर गो थ्रू करें, क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक को कंप्लीट कराया जाता है। उसके अलावा ये जो हमारे जेआईबी और सीआईबी के बैच अनाउंस यहाँ पे किए गए हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।